नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के साथ। एक बार फिर मैंने अपना वादा पूरा किया है और हर बुधवार की तरह शाम 7 बजे एक और शानदार शख्सियत के साथ मैं रूबरू हूँ। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब मैं किरदार जिंदगी को लेकर आती हूँ या परिचर्चा को, क्योंकि आपसे मिलने का एक बहाना होता है और वो बहाना मुझे बहुत पसंद है। आज हम किरदार ज़िंदगी के 178 एपिसोड के साथ उपस्थित हैं। आप समझिए कि एक ऐसी माला हमने तैयार की है जहाँ पर बहुत सारे मणियाँ, बहुत सारे हीरे जवाहरात जुड़ गए हैं। उस माला में पिरोए जा चुके हैं और आज 178 मणि हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे लिए, मुझे लगता है कि मैं बहुत अमीर महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत अमीर हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे लोग और बहुत अच्छे-अच्छे किरदार अ, मेरी मेरे पटल से जुड़े हुए हैं, मेरी ज़ाती ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक बेहतरीन शख्सियत से आपको मिलवाने आई हूँ और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किरदार ज़िंदगी में वो किरदार लेकर आएँ जो अगले किरदार से कुछ न कुछ अलग हो, कुछ ख़ास हो। एक महामारी की बात मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहती हूँ क्योंकि किरदार का किरदार उसी से जुड़ा हुआ है। जब लॉकडाउन हुआ, जब कोविड-19 से हम सब पीड़ित थे, हम सब परेशान थे और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात का ज़िक्र करते हुए, इस बात को बताते हुए आप सभी से कि उसी लॉकडाउन की देन हमारा ये पटल भी है। आज इतने साल हो गए और बहुत अच्छा लगता है। हमने क्रिएटिविटी के बारे में सोचा, हमने सोचा कि कुछ न कुछ जब दुनिया बैठी है, दुनिया अस्त-व्यस्त है, दुनिया परेशान है, दुनिया घर के अंदर कैद है, तो हमें भी कुछ न कुछ अलग करना चाहिए। ये एक मौका था, मुझे लगता है, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इसको मौके की तरह देखा और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की। आज हमारा किरदार उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि अ, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ किए और अलग-अलग देशों के साथ वो जुड़ाव उनका रहा है। अ, तो मुझे लगता है कि इसलिए भी वो बहुत ख़ास हैं हमारे लिए। मैं आदरणीय प्रोफ़ेसर डॉक्टर पीके राजपूत जी की बात कर रही हूँ, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं, कैडिला फार्मा एवं के और साथ में बहुत प्रसिद्ध लेखक भी हैं और लेखक भी कोई ऐसे-वैसे नहीं, बेस्ट सेलर का खिताब जीत चुकी है उनकी किताब अमेज़न के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी ने उठाया है, तो आदरणीय राजपूत सर ने उठाया है और उन्हीं से मैं मिलवाने आई हूँ। हालाँकि उनका परिचय बहुत बड़ा है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपना जो परिचय है मैं ज़रूर उनका दूँ। आपने एमबीए, पीएचडी किया है और अलग-अलग जगहों से किया है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। एफआईए एसएसटी और एफआईए ईसीटी और एफजीसी पीआर और एमएलई भी किया है, जो यूएसए से किया है और इसकी विस्तृत जानकारी हम सर से ही लेंगे। और आईआईएम अहमदाबाद से आपने कार्यकारी नेतृत्व विकास कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और आपने जो दक्षता है वो हासिल की है और दुनिया भर के बहुत सारे प्रमाण पत्र आपके पास मौजूद हैं, तकरीबन 32, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने कहा था ना कि किरदार बहुत ख़ास है और लॉकडाउन का इतना सदुपयोग अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, तो मुझे लगता है कि गिनीज़ बुक में भी उसका नाम ज़रूर आना चाहिए। तो ये एक संभावित बात है और हम सर से ही इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी से आप डिप्लोमा प्राप्त हैं, उसके अलावा आपकी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ भी हैं, बहुत साल आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया है और सबसे बड़ी बात है कि 3 ऐसी पुस्तकें आपकी आई हुई हैं, द लैडर्स विथ लैडर्स और द लैडर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और तीसरा एटीट्यूड मैटर और ये तीनों बेस्ट सेलर रही हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। किरदार बहुत ख़ास है
और मैं ज़रूर बहुत जल्दी उनसे मिलवाऊँगी। उनका बहुत लंबा परिचय है, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं मेडिकल के क्षेत्र में, बहुत सारे 15,000 से ऊपर लोगों को इन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उनकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है, इनका एक लक्ष्य है कि अपने जो व्यस्ततम जीवन इनका रहा है, जो इन्होंने फार्मा कंपनी को देने के बाद अब जब रिटायरमेंट है, उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी को छूना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं। तो चलिए राजपूत सर से मुलाकात करते हैं। बीच-बीच में मैं उनका परिचय और आपको देती रहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब बहुत आतुर होंगे उनसे मिलने के लिए, तो चलिए हम उनसे मिलते हैं। सर बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका। नमस्ते नमस्ते जी। और आपके प्लेटफॉर्म जो है किरदार ज़िंदगी का 178 प्लेटफॉर्म में आपने मुझे बुलाया, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका आभार है मुझे बुलाने के लिए और अपने लोगों से मिलवाने के लिए। तो इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बट बस आपको आभार व्यक्त कर सकता हूँ। थैंक यू। आभारी तो हम हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला है हमारे साथ, और साथ में मैं आभारी हूँ पीके गोयल सर की, जिन्होंने आपसे मिलवाया। तो मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम हमेशा एक बेहतरीन किरदार की तलाश में रहते हैं और आपने हमारी तलाश को ज़्यादा भटकने से बचाया और बहुत अच्छे किरदार आपने दिए हैं। आपका बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ। ममता दिनेश ग्रोवर हमारे साथ जुड़ी हैं। शोर आ रहा है, जी बिल्कुल सही कह रही हैं, छुट्टियाँ पड़ गई हैं और बच्चे गली में खेल रहे हैं, इसलिए शोर आ रहा है। आपको भी नमस्कार है। आदरणीय सुदामा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। गुना मध्य प्रदेश से आप जुड़े हैं और बहुत कृष्ण भक्त भी हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं। अभिनंदन है आदरणीय। और डॉक्टर तनेजा हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ गई हैं। राजपूत सर, परिचय आपका इतना बड़ा है और मुझे लग रहा था कि अगर मैं आपका परिचय पढ़ती रहूं तो शायद हमारा कम समय बचेगा आपसे बात करने का, इसलिए मैंने छोटी-छोटी बातें आपके बारे में बताई हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी हमें करनी हैं। जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत जब भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम परिवार के बारे में बात करें। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो परिचय, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में यही बात कहती हूँ कि आपका परिचय आपकी पुस्तक में है, लेकिन आपका परिवार आपकी पुस्तक में नहीं है। तो हमारी एक कोशिश होती है कि हम थोड़ा-सा समय अपने परिवार को दें, कि आप अपने परिवार के बारे में भी हमें बताएँ, ताकि हम इस कार्यक्रम को, इस बातचीत को आगे लेकर जाएँ। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने परिजनों के बारे में हमें बताएँ, आपका परिवार कैसा रहा? भाई-बहन कहाँ के थे या कहाँ आपकी परवरिश हुई? हालाँकि मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप गोरखपुर से आते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश। और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ भाई साहब। और राजपूत सर, परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ही तो हमें वैल्यू सिस्टम मिलते हैं, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है, उन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने को मालूम है कि मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ, और गोरखपुर में मैं अपने माता पिता का एक अकेली संतान हूँ। राइट, था मतलब ये बता रहे कि माता पिता तो आज है नहीं मेरे साथ, बट वो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ हैं। और बिफोर जिसके पहले मैं कुछ बोलूँ, मेरी हर पुस्तक में मेरे माता पिता सामने रहते हैं। तो देखिए, आपको मैं दिखाने वाला हूँ, आप हमारी तरफ नज़र देखेंगी तो ये आपको दिखेगा। विभा जी, सामने देखिए, देखिए सबसे पहले माता पिता हैं। देखा आपने, सबसे पहले उनको जो है मेरी हर जी, पुस्तक में बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले उनका ही नाम होता है, और जी, वहाँ से शुरुआत होती है, और जी, वहाँ से ही आई। तो मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी, और एक बहुत ही जेंटल फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। हम सब जेंटल फैमिली से ही आते हैं, जहाँ पे हमें वैल्यू सिस्टम सिखाए जाते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, और ये बोला जाता है कि भाई आगे बढ़ना है तो आप जो है अपने को तैयार करिए, आगे बढ़ाइए। तो गोरखपुर से मेरी शुरुआत हुई, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया। फिर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। 45 डेज़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। हो सकता है कि मेरी तकदीर कुछ और मुझे लेके जाना चाहती थी। फिर मैंने ये मेडिकल प्रोफ़ेशन जॉइन कर लिया एज़ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवा प्रतिनिधि। तो उसमें ना तो मुझे कुछ मालूम था, एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, साइंस कुछ नहीं मालूम था उसके बारे में। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैंने ये चुना है
तो इसको मैं आगे सीखूंगा। बस उसके हिसाब से मैं चलता गया। 1987 में मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी ने मेरा पूरा साथ निभाया, और माता पिता तो हमेशा जो है आशीर्वाद देते रहे, पत्नी साथ निभाती रही। प्रमोशन में जहाँ जहाँ हम गए वो साथ में गई। 2 बच्चे हुए, बेटी है और बेटा है। उन दोनों का भी नाम मेरे उसमें किताब में लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि एक पूरी एक लड़ी होती है लाइफ, जो माता पिता से शुरू होती है और आगे बढ़ती है। तो उस लड़ी में हमेशा एक दूसरे को पिरो के रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है किसी के भी। और बिल्कुल सुनील साहब, माता पिता के बिना आशीर्वाद के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी मैंने बोला ना कि हमारे जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है, और उनसे ही हम अपने माता पिता से सीखते हैं। आज की डेट में हम सनातन की बात करते हैं, आज की डेट में भारत देश की बात करते हैं, तो जो वैल्यू सिस्टम हमारे देश में है वो किसी भी संसार के देश में नहीं है। और वो हम कहाँ से लेते हैं? अपने माता पिता से लेते हैं, अपने पूर्वज से लेते हैं, और वही चीज़ आगे चलती रहती है। जी, सर तो एक बात और दुखद बड़ी लगती है कि हम वैल्यू की बात तो करते हैं और हम सनातन की भी बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की भी बात करते हैं, वहीं जब वृद्धाश्रम खुल जाते हैं तो बड़ा दुःख लगता है। क्या कहेंगे आप? आपकी बात सही है। मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, ऐसा होता है कि ये तो जो आदमी, जो इंसान वृद्धाश्रम में लेके, देखिए मैं आपको एक बहुत कटु सत्य बोलने वाला हूँ, राइट? और मैं किसी से जेंडर बायस नहीं हूँ, बट मैंने जो देखा है, हिंदुओं के लिए ज़्यादा वृद्धाश्रम है और बाकी और कम्युनिटी के वृद्धाश्रम है ही नहीं। आप, ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, समझ रहे हैं? तो ये जो वैल्यू सिस्टम है, संस्कृति है, कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है वो कहीं घूम जाता है, और जिन्होंने हमें अपने हाथों से पला बड़ा किया उनको ही हम छोड़ देते हैं। लेकिन समय का चक्र घूम के आता है और फिर वो चीज़ वही दिखाता है। आज नहीं दिखाएगा। आज जब आप स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तो आपको हर चीज़ हरी हरी दिखाई देगी। लेकिन जब समय का चक्र घूमेगा तो आप भी उसी स्टेज पे आएंगे। फिर आप जब वो याद करेंगे तो आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि वो साइकिल जो है अपने आप रिपीट होती है। तो इसलिए ऐसा करो जिससे कि आपको अच्छा मिले, ऐसा ना करो कि आपको उल्टा भरना पड़े। तो यही चीज़ है। तो मैं जो अपने बच्चों के बारे में बता रहा था, तो बेटा है, बेटी है, और मैं यहाँ पे मैं भी बताना चाहता हूँ कि मेरे ब्रदर इन लॉ साले साहब, उनकी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो उनके 2 बच्चे थे, उन दोनों बच्चों को हमने ही देखा है और उनकी शादी भी की है। अभी हम लोग दादा-दादी हैं, राइट? तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हमारे बच्चे हैं सब, की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम लोग, और उसके हिसाब से बस परिवार आगे बढ़ता गया। आगे हम चलते गए, और यही चीज़ है एक, जो कहते हैं उल्लास है, हंसी खुशी है, परिवार में मिलते हैं, अच्छा लगता है। बस यही लाइफ है, और यही है ज़िंदगी, हर पल जीना है। कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो आज का पल है उसको जी भर के जी लो, कल हो ना हो। बिल्कुल सही आपने कहा, कल हो ना हो, जो पल है वो आज है। जैसे कि हमारा किरदार ज़िंदगी है और इस पल को हम बखूबी जी रहे हैं, और मुझे बहुत आनंद आता है अलग-अलग लोगों से बहुत सारी बातें करने का। मुझे एक हमेशा से शौक रहा है कि मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं। तो किसी ने बचपन में कहा था कि तुम बहुत बातूनी हो। तो मैंने घर आके मम्मी से पूछा कि मम्मी बातूनी का मतलब क्या होता है? क्योंकि उस समय समझ नहीं आ रही थी बात की बातूनी। तो कहते जो बहुत बोलता है और फालतू की बातें बोलता है उसको बातूनी कहते हैं। तो मुझे वो बात बहुत चुभ गई। मैंने कहा मुझे बात करना पसंद है लेकिन मैं फालतू की बातें नहीं करती, और इसी को पैशन बनाया और आज मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, इतनी बातें करती हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं बातूनी हूँ, मैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो राजपूत सर पुनः आपका स्वागत करती हूँ, और हमारे साथ गोयल सर लगातार बने पीयूष हुए सर हैं। को नमस्कार। हाँ, पीयूष सर को भी नमस्कार। जी, उन्होंने मुझे आपसे बहुत मिलवाया। हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हम तमाम सुधी श्रोताओं से आग्रह करते सबका हैं कि आप भी। सब हमारे साथ बने रहें और हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें। तो राजपूत सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया और आपका मन नहीं लगा, तो एक बात तो तय है कि जो डेस्टिनी है वो आपको कुछ और, वो डेस्टिनी तक आप पहुँच जाते हैं क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ और रचता है।
तो ईश्वर की जो रचना थी वो शायद आपकी किताबों तक आना था, या लोगों की जिंदगी को जो बदलने का, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर की बात करूं, या जिस तरह से आपने फार्मा में काम किया इतने सालों तक और बहुत सारे लोगों के साथ, जबकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से शुरुआत हुई थी आपकी फार्मा में और आप वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो ये जो यात्रा है ये किसी मतलब एक दिन की नहीं है, बहुत मेहनत की बात है, क्योंकि आप एक मामूली से एमआर होते हो, एक एमआर जिसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और एमआर होकर जो आप डॉक्टर डॉक्टर खेलते हो, मतलब इस क्लिनिक से उस क्लिनिक जाते हो अपनी दवाइयां रेकमेंड करवाने के लिए, और वहां से वाइस प्रेसिडेंट तक का जो एक सफर है, वो सफर इतना आसान नहीं रहा होगा, बहुत मुश्किलें आई होंगी। तो हम चाहेंगे कि उस सफर के बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। मैं सबसे यही बात करता हूँ जो कि यंग जनरेशन है, कि अगर मुश्किलें नहीं हैं और उसका सामना नहीं किया तो आप आगे बढ़ सकते हो। इंसान अपने को कंफर्ट ज़ोन में रख कर के सोचता है मैं बहुत खुश हूँ, नहीं। आगे उन्नति तभी होती है जब आप कंफर्ट ज़ोन से हट कर के आओ। मेरे लिए क्या था कि बहुत ही क्लियर था कि ना तो मुझे साइंस में बायोलॉजी आती थी, एनाटॉमी आती थी, कुछ नहीं आता था। बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं सीखूँगा ज़रूर, ज़रूर सीखूँगा और सीख के आगे कुछ बढ़ूँगा, बन के करना है। तो बहुत मुश्किलें आईं। फिर मैंने जो है डॉक्टर्स लोगों से ही पूछा, बात किया कि भई आप हमें बताइए, गाइड करिए। तो वो हमारे मेंटर बन गए। तो जो हमारी दवाइयाँ लिखते थे वही हमारे मेंटर बन गए, वही मुझे सिखाने लगे। तो वहाँ से वो जर्नी सीखने की स्टार्ट हुई और दिल में हमेशा लालसा थी कि कुछ सीखते रहो, कुछ करते रहो। बट एट द सेम टाइम दिल में ये भी था कि नहीं, यही मेरी फाइनल डेस्टिनी नहीं है। जो दवाइयाँ आज की डेट में मैं डॉक्टर टू डॉक्टर जो आपने बोला जा रहा हूँ, मुझे ऐसा करना है कि यही दवाइयों को मैं जा कर के डॉक्टर्स मेरे ये पास ये आएँ। ये काम मैंने थोड़े दिन किया था, मुझे भी मजा अच्छा। नहीं आया। जैसे आपको इंजीनियरिंग में नहीं आया, तो मुझे इस काम में मजा नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया। जी बताएं। तो वो मैंने सोचा कि नहीं, जो डिवीज़न की मैं दवाई देता हूँ उसको मुझे हेड करना है। उसको मुझे इंश्योर करना है कि यस, और मुझे मल्टीपल, तो क्या कहते हैं कि ह्यूमन इम्यूनिटी को जो सफ़र कर रही है उसको जो है ठीक करने के लिए मुझे आगे वो करना है। तो काफ़ी कठिनाइयाँ भी आईं, परेशानियाँ भी आई, बट कठिनाइयाँ और परेशानियाँ जो हैं उसको मैंने अपॉर्च्युनिटी समझा। क्योंकि वो कहते हैं ना, जितनी मेहनत करोगे, जितना श्रम करोगे उतना अच्छा फल होगा। राइट? तो बहुत मेहनत की। मेहनत तो ये की कि बहुत हम लोग जो है उस टाइम जब इतने कम्युनिटी वो नहीं थे, तो मोटरसाइकिल से जाते थे, 90-100 किलोमीटर जाते थे। कभी मोटरसाइकिल खराब हो गई तो ट्रक पे बैठ करके आ गए, कभी कुछ हुआ। तो वो सब चीज़ नहीं देखी। वो जो कहते हैं ना, एक शिद्दत से समझ करके कुछ करने की लालसा थी। फिर बाद में क्या हुआ कि जब मेरा प्रमोशन पे प्रमोशन होता गया, फिर मुझे बोला कि आप साउथ साउथ चले जाओ। हैं? तो मैंने कहा हाँ, चले जाएँगे। सबने बोला ये तो पागल हो गया है, ऐसे ही बोला। ये तो पागल हो गया है, साउथ कैसे जाएगा? यूपी का बंदा, साउथ कैसे जाएगा? और वहाँ पे यूपी में तो आप जानते हैं कि हम लोग भले ही मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, बट इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश पीरियड के अलावा पूरी चीज़ जो है हिंदी में होती थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं, कैसे मैं सीखूँगा? मैंने कहा अरे ये अपॉर्च्युनिटी है साउथ में जा कर के सीखने की, लोगों से मिलने की, कैसे लोग बात करते हैं और क्या एटिकेट्स है, क्या मैनर्स हैं, ये सब हम वहाँ से जाके सीखेंगे। वो मैंने एक्सेप्ट किया। वहाँ से फिर मेरी आगे की जर्नी बढ़ी और फिर मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे से अहमदाबाद आया। तो एक ही कंपनी में मैंने 40 साल काम किया। मैंने कोई चेंज नहीं किया। बट मैं ये सोचता हूँ कि आदमी चेंज करके भी आगे बढ़ता है, बट एट द सेम टाइम अगर चेंज करेगा, 2 साल 3 साल में चेंज करेगा, तो क्यों नहीं 2 साल 3 साल में उसी कंपनी में प्रमोशन ले लूँ और एक पिलर बन करके उस कंपनी का काम करूँ। बिकॉज़ अगर पिलर बन करके काम करोगे तो आपकी इज़्ज़त पूरी दुनिया करेगी, कंपनी वाले करेंगे, बिकॉज़ आप वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ऐड कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने ग्रुप को, जब अपने टीम को आप काफ़ी इंस्पायर करोगे, उनको प्रेरित करोगे, राइट? उनसे सीखने की कोशिश करोगे। अगर मैं कोई लेवल पे था, इसका मतलब ये नहीं कि एक एमआर से नहीं सीख सकता या एक मैनेजर से नहीं सीख सकता। सीखने की हमेशा ख्वाहिश रही। और मैं आपको बताऊँ, बीमा मैडम, आपके प्लेटफ़ॉर्म पे जब मैं अहमदाबाद आया, मैं जनरल मैनेजर था। उस टाइम मेरी डिग्री केवल बीएससी थी और मुझे जो रिपोर्ट करते थे, जो मेरे टीम में थे, वो डॉक्टर्स थे, एमबीबीएस, एमडी, क्योंकि आपने उसमें काम किया हुआ तो आपको मालूम है। तो मैंने कहा ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मेरे जो प्रोडक्ट मैनेजर थे वो सब एमबीए थे। तो मैंने
2005 में एमबीए किया, 2005 में। और फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे अभी आगे भी करना है, पीएचडी करनी है। तो क्या हुआ कि जब ये कोरोना शुरू हुआ, तो वो मेरे पास राइट टाइम था। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी हम इसको शुरुआत करते हैं। तो एट द एज ऑफ 57 मैंने पीएचडी करनी शुरू की, और मेरी पीएचडी है डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल मार्केटिंग पे। और जब तक मैं 60 का करीब 3.5 साल लगे पूरा कम करने में, तो वो मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई। साथ में कोरोना थी, कोरोना में हमें पास टाइम भी हुआ था। तो अगर टाइम को गलत नहीं यूटिलाइज करो, कुछ देखना नहीं है, टाइम को यूटिलाइज करो पढ़ने में। नॉलेज एक ऐसी चीज है, जितनी गेन करोगे उतनी कम है। तो और वो आगे आपको जो है सपोर्ट करेगी। तो पहले दिमाग में ये नहीं था कि हाँ केवल नॉलेज गेन करके हम दूसरे को हेल्प करेंगे, हाँ कुछ तो करेंगे, बट ये था कि नहीं, पहले अपने को तैयार करो, खुद तैयार करो, खूब नॉलेज लो, लोगों से मिलो, बात करो, समझो, और फिर आगे बढ़ो। तो फिर मैंने उसके हिसाब से 32 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, जिससे मुझे मालूम चला कि हाँ क्या क्या चीज़ और होती है। विमेन एम्पावरमेंट पे किया, एम्पैथी पे किया, इमोशनल इंटेलिजेंस पे किया, सो मेनी थिंग्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया। तो वो एक होता गया। फिर मैंने कहा कि अभी जो है टाइम आ गया है, जब अगर आप 60, मैं तो ये सोचता हूँ अगर 60 साल के अगर आप हो गए, तो एवरी ईयर एवरी डे इज ए ब्लेसिंग। क्योंकि अगर आप हष्ट पुष्ट हो, आपको कोई भगवान ने कोई बीमारी नहीं दी है, आप में क्षमता है लोगों को करने की, तो लेट अस गिव दिस थिंग टू द सोसाइटी। तो मैंने कहा, आज हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि स्वर्णिम भारत लेकर करने का। 2047 में हम बात करते हैं, 2047 स्वर्णिम भारत। तो स्वर्णिम भारत एक दिन में नहीं होगा। हम सबको हम सबको एक गिलहरी जैसा ही कण कण डालना है राम सेतु बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्या मैं भी एक गिलहरी बन सकता हूँ। भले ही मैं वो बड़े बोल्डर नहीं डालूं, बट अगर मैं वो छोटे छोटे कण डालूं, तो जितने भी बच्चों के कांटेक्ट में हूँ, आज मैंने 72,000 बच्चों को बात की है लीडरशिप के बारे में, स्किल्स के बारे में। आज भी मैं मॉर्निंग में, निर्मा इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था पैनलिस्ट के लिए, जहाँ पे मैं डिज़ाइन थिंकिंग की बात करता हूँ, एआई की बात, सस्टेनेबिलिटी की बात करके आया वहाँ पे भी। तो वहाँ पे करीब 250 बच्चे थे। तो बिल्कुल सही है, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। शिक्षा जो है एक ऐसी चीज़ है, धन चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, घर चला जाएगा, लेकिन जो शिक्षा है वो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। वो जब तक आप रहेंगे इस दुनिया में, वो शिक्षा हमेशा आपके साथ रहेगी। और शिक्षा को अगर आपको आगे बढ़ना है, तो शिक्षा को आपको शार्प करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, और यही चीज़ जी। चलती आई, तो इसलिए फिर मैं आगे बढ़ ये किया मैंने। ये मेरी ज़िंदगी का मतलब एक वो था, तजुर्बा था, जिसको मैंने आपको जी। बताया। सर, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने अभी कहा कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती और हम हमेशा स्किल की बात करते हैं और आजकल स्किल डेवलपमेंट की बातें ज़्यादा हो रही हैं, जबकि ये बहुत पौराणिक बात है क्योंकि हम भारतीय परंपरा में हमेशा हम स्किल पे काम करते थे पहले भी, और अब थोड़ा-सा ट्रेंडिंग हो गया है, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है जिसकी वजह से अब लगता है कि कुछ अलग स्किल की ही बात कर रहे हैं, जो कि बहुत पौराणिक बात है जैसा कि मैंने अभी कहा। लेकिन अभी ऐसा लगता है सुनने के बाद कि कुछ अलग बात हो रही है। तो स्किल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो चूँकि आपने इतने बच्चों को लाइन अप किया, मोटिवेट किया और आपने कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी अगर आप सुधार कर पाएँ। तो स्किल डेवलपमेंट की यदि हम अभी बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा मार्केट है स्किल डेवलपमेंट का आज के टाइम में? देखिए, ये मार्केट अभी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। याद है जब 1647 में कबीरदास जी ने लिखा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपनों को शीतल करे औरों शीतल होए। कम्युनिकेशन, राइट। टुडे स्किल, आज स्किल में कम्युनिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। जबकि एक अनजान आदमी ने उन्होंने तब ये चीज लिखी थी, ये चीज शुरू हुई थी, लेकिन कोई इसको इसका महत्व नहीं देता था, राइट। और प्रोकास्टिनेशन, काल करे सो आज करे सो अब बहुरी करेगा क्या, जब होगी प्रलय तब। तो ये सब चीजें पहले से थी, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं दिया गया। अब हर आदमी, हर इंसान उसी की बात करता है कि आपका माइंडसेट सही हो, आपकी जो है कम्युनिकेशन जो है ठीक होनी चाहिए, आप लोगों के लिए ह्यूमिलिटी करें, इज्जत दें, इंसान को इंसान जैसा समझे, इम्पैथी की बात करते हैं। इम्पैथी तो हम घर में सीख करके आते थे।
एम्पैथी तो जब हम माँ-बाप के पैर छूते थे तब हम एम्पैथी सीख के आते थे, राइट? आज की डेट में वो कहाँ रही, वो सब खत्म हो गई, वो तो पढ़ाई जा रही है। अंडरस्टैंडिंग, हम बोलते थे कि जूता जब जहाँ पे पिंच करता है समझो कि जो है जब पैर में दर्द हो रहा है, राइट? वह शू पिंचेस वाली बात थी। ये सब पहले हम लोग ने सीखी हुई है, अंडरस्टैंड करते थे, तभी तो ये चीज़ ऐसी कहावतें मुहावरे बने। बट आजकल बच्चों को बताया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है अंडरस्टैंड करने की। पहले हम बोलते थे समय से उठो, समय से खाओ, समय से पढ़ो, समय से सो, राइट? और अपने शरीर का ध्यान रखो। आजकल ये जो चार पांचों चीज मैंने बोली, हर चीज के लिए जो है कोई ना कोई रिमाइंडर देता है। समय से उठो तो 9 बजे उठेंगे, समय से जो है अपना सेहत का ध्यान दो तो जिम में जो है पैसे भर देंगे लेकिन जिम जाएंगे नहीं, एक हफ्ता जाएंगे चले जाएंगे। समय से खाओ तो ये जंक फूड खा लेंगे। उसके बाद समय से पढ़ो तो पढ़ने का टाइम नहीं क्योंकि मोबाइल हाथ में रहता है, बाकी सब जो है यूट्यूब हो जाती है। समय से सो तो कहाँ सोते हैं, रात में 2 बजे सोते हैं क्योंकि लोगों को इंस्टा पे मैसेज करना पड़ता है, राइट? तो ये सब चीजें हैं जो कि बात की जा रही कि अगर आपको एक सक्षम इंसान बनना है तो आपको ये सब चीजों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। मैं नहीं कहता खत्म कर दो, बट अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नहीं तो ये ये एक रेस है, ह्यूमन की रेस है। आपसे आगे कोई और निकल जाएगा, फिर आप कल को बोलोगे कि वो मुझसे अच्छा हो गया। नहीं, सब बराबर हैं। भगवान ने हम सबको माइंड दिया है, सबको सोचने की समझने की शक्ति दी है, बट वो हम शक्ति का अगर हम सही यूटिलाइज करें, सही टाइम पे सही तरीके से, तो हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। आज मैं आपके चैनल पे एग्जांपल देता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो कि बहुत छोटी जगह से आए। जैसे मैं तो चलो गोरखपुर से आया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब पेपर बॉय ऑफ इंडिया बोलते थे, वो पेपर बेचते थे और आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। सुंदर पिचाई साहब के बारे में बात करते हैं, गूगल के हेड, दो 2 बेडरूम फ्लैट में रहते थे, राइट? वो आज जो देखो पूरा गूगल को वो कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बहुत हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री साहब, किसी ने सोचा था कि चाय बेचने वाला, राइट, आज पूरे वर्ल्ड का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर होगा। तो ये सब चीजें आप अगर एक सोचने की क्षमता रखते हो, सोचते हो कि नहीं मुझे करना है, तो यूनिवर्स में वो चीज़ अवेलेबल है, यूनिवर्स में अवेलेबल है और आप उसको गेन कर सकते हो। लेकिन सोचते हो आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, तो कल तो किसी ने देखा नहीं, वही वाली बात है, आज नगद कल उधार वाली बात है। तो वो उधारी में निकल जाता है और फिर जो है कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए स्किल बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में। बिल्कुल सही कहा आपने और कम्युनिकेशन की आपने बात की, वो बातचीत का जो एक सलीका और बातचीत की एक जो कला है, मुझे लगता है कि आज के समय में इससे बेहतर स्किल कुछ भी नहीं है। क्योंकि बातचीत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस पूरी दुनिया में और कोई रोक नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे साथ आदरणीय मीनाक्षी जोशी जी जुड़ गई हैं जो बहुत बड़ी लेखिका हैं और आपके शायद गुजरात से जुड़ी हैं हमारे साथ या मुझे ध्यान नहीं है। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बड़ी लेखिका हैं और मैं इनको प्यार से कोकिला कहती हूँ। तो बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय प्रदीप गौतम सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आदरणीय तनेजा जी का प्यार मुझे मिला है, उन्होंने लिखा है विभा जी अच्छी बातें करती हैं और मुझे सुरेंद्र भाई साहब का भी प्यार मिला है कि उन्होंने लिखा है कि आप काम की ही बातें करती हैं, फालतू नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरी बातें फालतू नहीं लगती हैं और थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि मैं एंकर हूँ, क्या करूँ? मेरी भी अपनी मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। और खैर स्किल की हमने बात की लेकिन जब हम किताबों की बात करते हैं, जिस तरह से आपने 3 किताबें लिखी और तीनों एक पर एक और बेस्ट सेलर है, तो आप समझिए कितने सारे लोगों ने इस किताबों को खरीदा होगा, पढ़ा होगा। अगर खरीदा भी नहीं होगा तो एक-दूसरे से लिया होगा, किसी तरह एक्सचेंज किया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुतों की ज़िंदगी ज़रूर बदली होगी। तो इस तरह के जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, उसका क्या अभिप्राय होता है? और क्या आपके दिमाग में आया था कि मुझे इस तरह की किताबें लिखनी है जिससे ये तो सोचा नहीं होगा आपने कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर सोचा होगा कि ज़िंदगी तो ज़रूर किसी न किसी अगर एक व्यक्ति की भी बदल जाए किताब पढ़ के, तो ये इस किताब के बारे में हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ।
तो जब मैंने कंपनी से अपना फेयरवेल लिया 40 साल के बाद, राइट, ओके, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं ओवरऑल हमेशा लीडरशिप के रोल पे रहा, क्योंकि जब मैं अहमदाबाद आया उसके बाद से तो 25 साल, उस टाइम 22 साल हो चुके थे और लीडरशिप रोल, तो मैंने कहा कि जो भी कुछ मैंने सीखा है इस ज़िंदगी से, चाहे वो मोटरसाइकिल पे बैठ करके काम करके, चाहे ट्रक पे बैठ के काम करके, कभी ना खाना खा के काम करके, और 500 करोड़ की डिविजन्स को हेड करते हुए, 25 कंट्रीज को देखते हुए, मतलब पूरा मैंने जिसको कहते हैं सी चेंज देखा, एक छोटे जगह से लेकर के पूरे हिंदुस्तान को, 25 कंट्री को देखते हुए, मल्टीपल लोगों को। तो मैंने कहा कि एक लीडरशिप की बात करनी चाहिए, और लीडरशिप में आज की डेट में हर बच्चा, सब लोग एक लीडर है, राइट, सब लोग एक लीडर है, हर जगह अपने को सर वो तैयार सर रखते मैं हैं। एक बात और इसके साथ ऐड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप ये बात ज़रूर बताएँ। देखिए, मीनाक्षी जी ने आपके लिए लिखा है कि आप प्रेरक व्यक्तित्व हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब बड़े लोगों का बहुत प्यारा कमेंट आता है। मैं एक बात और चाहूँगी कि आप इसके साथ जोड़ें कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कैसे जज करें कि आप लीडर हो? कुछ लोग जन्मजात होते हैं, कुछ लोग डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो मैं चाहूँगी कि ये भी आप बताएँ। जी। लीडरशिप क्वालिटी देखिए, अच्छा पहले मैं आपको किताब के बारे में बताता हूँ, फिर क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि जो है एक नॉर्मल इंसान को लीडरशिप के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो मेरी पहली किताब थी, द लैडर्स फॉर लीडर्स, इसके अंदर मैंने ये चीज़ लिखी है, देख सकते हैं आप, ये किताब मेरी लैडर्स फॉर लीडर्स, अमेजॉन बेस्ट सेलर, इसके अंदर मैंने ये लिखी है, हाँ देख लीजिए, ये द लैडर्स फॉर लीडर्स। इसके अंदर मैंने 3 पार्ट में इसको लिखा। पहले पार्ट में ये लिखा कि जो है कि क्या चीज़ लीडरशिप में चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज़ देयर, द बेसिक्स इन द लीडरशिप। और उसके अंदर मैंने लिखा कि सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट होना चाहिए कि यस हमें कुछ करना है, सभी का माइंडसेट होता है, बट उसको अगर कोई प्रेरित करे तो और अच्छा होता है। दूसरी चीज़ मैं लिखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप अपने को किसी और से कंपेयर मत करो। मैंने पहले भी बोला था, मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उससे आप कुछ भी कर सकते हो। और ये मैंने लोगों का एग्जाम्पल दिया, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, एपीजे सर का, प्रेसिडेंट साहब का, कुचई साहब का, सो मेनी पीपल आर देयर, राइट। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको खुद मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, आप दूसरे को मत डाल दो, अरे ये मेरा काम नहीं था, ये उसका काम है। अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, नहीं मैं करता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं वाला मैं नहीं, अहम वाला मैं नहीं हूँ, मैं, मेरा एक कंट्रीब्यूट करने वाला मैं हूँ। सो मैं में भी डिफरेंस है, एक अहम वाला मैं आ जाता है, गुरूर वाला, और एक होता है कि साथ में मिल करके करने वाला। तो वो मिल करके करने वाला। फिर नेक्स्ट तीसरी प्रोकास्टिनेशन, जिसको बोलते हैं कि कल, आज का काम कल कर लेंगे। तो जब आपका माइंडसेट क्लियर है, आज का काम आज करना है, कल का भरोसा नहीं है, हमने कल देखा नहीं है, तो आज करके जाओ ना, आज हमें होगा तो अच्छा होगा। उसके बाद कभी भी सपोज करिए, मैंने ये हमेशा ये भी लिखा कि कभी भी अगर आप फेलियर होते हो, फेल होना ही चाहिए। मैं भी फेल हुआ हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं फेल हुआ, फेल हुआ कंपनी में काम करते, पढ़ाई की बात डिफरेंट थी उसमें नहीं, बट काम करते फेल हुआ, प्रोडक्ट लॉन्च करते भी फेल हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मुंह छुपा के बैठ गया, मैंने वो सीखा कि कहाँ क्यों फेल हुआ मैं, क्या रीजन थी, क्या मैंने वो काम नहीं किया। अगर मैं इसको करूं तो फेल नहीं होगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबके ऊपर बनती है। और उससे मैंने सीखा, और उससे जो है उसको प्रेरणा ली और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप ठोकर खाते हो तो पीछे नहीं गिरते हो, ठोकर खा के भी 2 कदम आगे गिरते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मैंने सेकंड पार्ट उसमें लिखा स्किल्स के बारे में। फिर मैंने लिखा टैलेंट, टैलेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे टैलेंट है जिसका कोई प्राइस नहीं होता, सच बोलने का कोई प्राइस नहीं है, टाइम पे आने का कोई प्राइस नहीं है, इंटीग्रिटी का कोई प्राइस नहीं है, हार्ड वर्किंग का कोई प्राइस नहीं है, राइट। तो अगर देखो, बड़े से बड़ा इंसान करता है, बड़े से बड़ा इंसान नहीं करता है, बोथ थिंग्स आर देयर। अभी आपकी कोई बड़ी मीटिंग हो तो कुछ बड़े इंसान सही टाइम पे आते हैं, 5 मिनट पहले आते हैं, और कोई बड़ी मीटिंग हो तो आधे घंटे बाद आते हैं और बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लाइक दैट, तो एक्सक्यूज देते हैं। तो ये सब चीज़ें लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बुक मैंने लिखी, द लैडर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप।
इसको ये भी जो है, क्यों मैंने लिखी ये बुक ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, बिकॉज आज की डेट में हम चाहते हैं कि हम अपने को ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड बहुत डिफरेंट चेंज होता जा रहा है। कोविड के बाद टेक्नोलॉजी आ गई है, थिंकिंग प्रोसेस बदल गया है। जो बच्चे जानते हैं वो आज मैं भी जानता हूँ, मेरे में और बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है। चैट जीपीटी मैं भी यूज कर सकता हूँ, वो भी यूज करते हैं। वर्ल्ड के किसी आदमी से वो भी बात कर सकते हैं और मैं भी बात कर सकता हूँ। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो बहुत जरूरी, किस स्टेज में किसके हिसाब से आपको अपने को मिलना है, करना है। अगर आप अब जैसे कि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो अगर सीनियर से मिलना है, बात करनी है, तो आपको उसके हिसाब से ही होना है। तो मैंने उसमें लॉर्ड कृष्णा का एग्जाम्पल दिया। कृष्ण भगवान ने जो हमें गीता में जो 17 अध्याय बताए हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का अध्याय है, उनके साथ कोरिलेट करके किया मैंने। देन आफ्टर दैट, दिस इज द अनदर बुक विच आई हैव रिटन, जो कि इस साल मिली, एटीट्यूड मैटर्स। हम हमेशा ये बात करते हैं कि एटीट्यूड एटीट्यूड जो इस बच्चे का बहुत अच्छा है इसलिए आगे बढ़ गया, या इसका बहुत ऐसा ही इसलिए नहीं आगे बढ़ा। तो एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसको हमें शुरू से ही देखना पड़ता है। तो एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव रहेगा और आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको एम्पैथी मिलेगी, तो एटीट्यूड से आप कुछ भी कर सकते हो। आप में टैलेंट ना हो लेकिन आपका एटीट्यूड हो तो आप उससे कुछ भी हासिल कर सकते हो। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब का एटीट्यूड था ना कि वो जो अब देश को ऊपर लेके जाएंगे, उनका एटीट्यूड है ना। आज आप देखो कहां से कहां हम लोग जा रहे हैं। आज हम नंबर 4 जो है इकोनॉमी में आगे, जापान को हमने पीछे कर दिया, है ना। तो कितनी बड़ी बात है, देखो ये एटीट्यूड है, बहुत चीजें हैं इसके साथ मिली हुई। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे बारे में किसी ने, क्योंकि मैं बात करता रहता था, तो किसी ने मेरे बारे में एक बायोग्राफी भी लिखी। आपने मुझसे पूछा था कि मैं ऑटोबायोग्राफी मैंने नहीं लिखी अपनी, किसी ने मेरी बायोग्राफी लिखी, एटीट्यूड मैटर, एटीट्यूड मैट विन। बिकॉज मैं हमेशा बात करता था कि अगर आपका एटीट्यूड है तो आप लंगड़ा लंगड़ा आदमी, बिना पैर का भी आदमी पहाड़ पार कर लेता है। ये एटीट्यूड ही तो है, एक जील ही तो है, एक कॉन्फिडेंस ही तो है जिसको आप कर सकते हैं। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको मैंने ये किया और फिर आपसे में किताबें लिखी। सेकंड क्वेश्चन पे मैं आपकी आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है उसको हम कैसे जज करें, कैसे पहचानें? कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी लीडर होते हैं, कुछ लोग देखिए होते हैं जिनके अंदर डेवलप होता है या उनको फील होता है थोड़े समय के बाद कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें अलग हैं। तो आपकी जो इतनी किताबें आई हैं और जितना अनुभव आपका है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, लीडरशिप क्वालिटी को जज करना जो खुद का इंसान है उसके पास नहीं होती है, जो उसका ऊपर जो उसका मेंटर होता है। आज की हम बात करते हैं मेंटोर बनना, आज की बात करते हैं गाइड बनना, क्योंकि हर इंसान का कोई गाइड होता है। जब स्कूल में जाते हैं तो तो टीचर किसी को मॉनिटर बनाती है ना। मॉनिटर एक नॉर्मल बच्चे को जो कि बहुत ही है उसको नहीं बनाती। मॉनिटर किसको बनाती है? जो कि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, जो कंट्रोल कर सके, जो कि लोग एब्रेशन ना करे, हैं, और बहुत ही एसेटिव हो, पॉजिटिव हो। तो वहां से ही हम उसको देखते हैं। तो कोई भी हमारा मेंटोर, कोई भी हमारा गाइड, कोई भी हमारा टीचर, किसी भी इसमें वो हमारी लीडरशिप क्वालिटी को जज कर लेता है। वो वाली बात हुई कि जौहरी जो है वो हीरे को तराशता है, तो हमें सबको जो है एक जौहरी चाहिए तराशे। हमारे सब के अंदर हीरा है। एक जो स्कल्पचिस्ट है ना, वो पत्थर के अंदर मूर्ति देखता है। पत्थर के अंदर हमें वो पत्थर दिखाई देगा, बट उससे आप बात करेंगे तो उसको पत्थर नहीं दिखाई देगा, उसको अंदर मूर्ति दिखाई देगी। तो आपको वो सही मेंटर को देखना है, उसके पास बिल्कुल जाना सही। है जिससे कि आप जाके जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी एक हीरा हूँ, मुझे भी कोई जौहरी तराश ले आकर। खैर ये समझ। आपने 178 मोतियों की माला बना दी है, तो आप तो खुद जौहरी हो, है ना। और चुन चुन करके आप लेके आते हो, तो जौहरी बड़ा होता है, हीरे तो छोटे होते हैं, राइट। और जौहरी जब माला बनाता है तो भाई, माय गॉड, उसका तो फिर जी, चर्चा ही आम हो जाती है। आदरणीय महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने लिखा है प्रमोद इज अ ग्रेट मोटिवेशनल लीडर। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन लीडर, बहुत अच्छा लगता है। महेश वर्मा जी बहुत विद्वान हैं और बहुत अच्छे शायर हैं और मित्र भी हैं थैंक यू हमारे। सर। मैं बहुत बहुत थैंक यू। अभिनंदन करती हूँ। और पुष्पलता जी ने लिखा है कि हम भाग्यशाली हैं, आपसे मिले हैं। तो इस तरह
अच्छा लगता है। और उन्होंने लिखा है महेश जी ने कि नोएडा में आपसे मुलाकात हुई थी। महेश वर्मा जी ने लिखा है आपसे। तो ये अच्छी बात होती है जब आप पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। आप सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, इस कार्यक्रम को आप लोग शेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक सर, यू। मोटिवेशनल स्पीकर की बात अगर हम करें तो मैंने देखा है कि बहुत सारे आजकल जो प्लेटफॉर्म हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोग हैं जो सब मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। तो अ, कहते हैं ना कि छन्नी में छानना बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली कौन से ज्यादा अच्छे हैं या किन की बातें हमें सुननी चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ जब भी हम स्क्रॉल करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, तो वहां पर सब ज्ञान बांटते हुए नजर आते हैं। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। तो कई बार जो यूथ है वो भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। और हम जैसे लोग तो होते ही हैं। तो इन सब झमेलों से निकलने के लिए आपके पास क्या नुस्खा है? मेरे पास तो बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है। पहली बात तो मैं अपने को मोटिवेशनल स्पीकर बोलते नहीं, पहली बात अपने बारे में बताता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जिंदगी के जो लम्हों से सीखा है, राइट, जिंदगी से जो सीखा है और जिंदगी ने जो मुझे सिखाया है, चाहे वो हमारे परिवार ने मिल करके हमें जो है आगे बढ़ाया हो, चाहे जिस कंपनी में काम करते हो, चाहे कंपनी के काम करने वालों से गलत भी, अच्छा भी, सही भी, बुरा भी, उसके जो जो एक्चुअली कहते हैं जो चीज़ निकल के आती है ना, उसको अगर आप किसी को बांटो तो वो समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। कमिंग टू द मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि सब बातें करते हैं, सब अपना जो है चलाते हैं। इसलिए मैं आज की डेट में भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, एक्सेप्ट मैं लिंक्डइन पे हूँ। और लिंक्डइन पे जो है सब सेम टाइप के ग्रुप के लोग मिलते हैं जिनसे हम सीखने को मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं क्या किसी को मोटिवेट करूंगा, जो सीखा है उसको बता दो, राइट, और उनसे सीख लो। तो मैं बताने मैं मतलब सीखता ज़्यादा हूँ, बताता कम हूँ। ये अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं। सर, एक बात और, कोरोना के टाइम में जैसे कि आपने बताया कि अलग-अलग कोर्सेज़ आपने किए, तकरीबन 32 अलग डिप्लोमा आपके पास है। तो ये समय का सदुपयोग था या कुछ पाने की ललक थी? ये पाने की या ललक थी। दोनों? और देखिए, पाने की ललक और समय का सदुपयोग दोनों चीज मिल गई, राइट। दिमाग में तो था कुछ करना है, कुछ करना है, बट कुछ क्या करना है, पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है। क्योंकि ये तो सही था कि कंपनी की, अगर देखो मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर तो कोई होता नहीं, कंपनी का मालिक तो बन नहीं सकता। लोगों ने मुझे बोला कि कंपनी खोल लो, काम करेंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, कंपनी के लिए काम करें, वो भी तो अपना ही काम है, भले ही हम उसके लिए वर्कर हैं, राइट, बट कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, एक 500 करोड़ का देख रहे हैं। तो ये पार्ट, तो वो चीज़ मैंने सोचा कि अगर हम नॉलेज गेन करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम ये शेयर कर सकें। तो वही मेरे पास पढ़ने की जो ललक थी, जो लालसा थी, राइट, जो बीएससी के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ने के बाद जो रह गई थी, तो एमबीए किया, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम किया आईआईएम अहमदाबाद से, ये सब चीज़ें जो थी वो मुझे आगे बढ़ाती गई। क्योंकि अगर आपको मालूम है कि अगर आप मेडिकल कंपनी में हैं तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है अगर आप टॉप लेवल पे हो। तो मैंने ऑलमोस्ट करीब 40 देशों में भी गया हूँ मैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं ब्रांड से रिलेटेड, क्योंकि मैं वेरियस जो है डिवीजन को हेड करता था, गैस्ट्रो को, कार्डियो को, गायनिक को, ऑन्कोलॉजी को, इन सब को हेड करता था। तो हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी था, राइट। तो ये चीज़ जो पढ़ने की ललक थी, जानने की ललक थी, राइट, वही मुझे जो है इस जगह लेकर के गई। और जिससे सर, कि एक मैंने सवाल ग्रेजुएट और कर मैं दी। आपसे जानना चाहती हूँ, एक सवाल का जवाब कि हमने कई बार देखा है कि हमारे रिलेटिव्स में या हमारी फैमिली मेंबर में कोई या पड़ोसी या दोस्त अगर मेडिकल लाइन में है, तो हम उनसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाते हैं। तो एज़ इतने बड़े ओहदे पर आप रहे हैं, तो वो एक एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होने के नाते क्या आप इसको सही ठहराते हैं? क्या हमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से या फार्मास्यूटिकल वाले किसी भी व्यक्ति से या अ, मेडिसिन की शॉप से ही अगर मान लेते हैं, बिना डॉक्टर के दिखाए, क्या हमें दवाई लेनी चाहिए? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल वो नहीं।
हाँ, छोटी-मोटी सपोज़ करिए कि आपको दर्द है, पेन किलर है, तो पेन किलर आप ले सकते हैं 1 या 2 टैबलेट। बट अगर आप सोचे मैं 1 हफ़्ते अपने आप इलाज करूँगा या मेडिकल शॉप पे जाके करूँगा, वो गलत है, राइट? हो सकता है कि उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हो। सपोज़ करिए आपको बुखार आ गया, राइट? तो पैरासिटामॉल टैबलेट, ये जो नॉर्मल चीज़ें जो घरेलू हो गई हैं ना, घरेलू नुस्खा, इसको आप 1-2 दिन ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप अपने ऊपर सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं आज भी आपको बताता हूँ, I am 63, my wife is 60, right? We both are senior citizen. हम हर 3 महीने और हर 6 महीने के बीच में अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दिखाते हैं और फिर आते हैं। आपने आज हमारे प्रोग्राम में गलत बात बोल दी है कि आप सीनियर सिटीजन हैं। आप इतने यंग हैं, आप इतने एम्बिशियस हैं कि आप ये बात नहीं बोल सकते हैं और दोबारा आप ये बात ज़रूर ना बोलें, क्योंकि कुछ पाने की जो चाह होती है वो आपको हमेशा जवान रखती है। और आपने कहा कि आप 57 के थे तब आपने पीएचडी की, तो आपने ये भी साबित कर दिया कि पढ़ाई की या कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो हम हमेशा तकिया कलाम इस्तेमाल करते हैं या हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि कुछ भी सीखने की उम्र नहीं होती, वो भी आपने खारिज कर दी। आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि बिल्कुल सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो आप सीनियर सिटीजन ना कहें अपने आप को। लेकिन मैंने देखा है कि जो एमआर होते हैं वो अपने आप को आधा डॉक्टर समझते हैं। उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आता है। मेरी फैमिली में भी हैं लोग, इसलिए मैं तमाम दर्शकों को मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था कि कई बार क्या होता है कि हमें क्या डिज़ीज़ है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने टेस्ट नहीं करवाए और वो जो मेडिसिन्स हम लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है और आपसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता, इसलिए मेरा ये सवाल था। अब इन सवालों के झमेले से थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं सर, और थोड़ा-सा, क्योंकि देखिए पीछे आवाज़ आ रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताएँ। कैसा रहा आपका बचपन? बचपन बहुत ही सिंपल रहा है, बहुत ही सिंपल था मैं एकदम, बहुत पढ़ाकू भी नहीं था मैं, राइट? और एक एवरेज स्टूडेंट था, राइट? घर के जो है कल्चर्स थे, वैल्यू सिस्टम थे, तो उसी को जो है ध्यान में रखना, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से जाना, पढ़ाई करना, वापस आना। ये भी नहीं कि मुझे हमेशा डिस्टिंक्शन मिलती थी, नहीं, वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये हाँ, मैं सेकंड क्लास या गुड सेकंड क्लास उस टाइम बोला जाता था, 57-58% मार्क्स मिलते थे, तो ठीक है, दैट वाज़ इट। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इस बारे के लिए तंग नहीं किया कि तुम क्यों नहीं फर्स्ट डिवीज़न आते। वो कह रहे अच्छा है, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, वो अच्छा था। रहा बचपन में मुझे चेस बहुत पसंद थी, तो मैं जब कॉलेज में गया तो मैं चेस का चैंपियन था, बैडमिंटन का चैंपियन था। ये 2 गेम थे, इसके में मैं चैंपियन रहा। मुझे ताइक्वांडो जो है कराटे, उसका बड़ा शौक था, तो मैं ग्रीन बेल्ट होल्डर रह चुका हूँ ताइक्वांडो कराटे का। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी, बिकॉज़ ये सब चीज़ें हैं जो माइंड गेम है। आज की डेट में मैं सोचता हूँ अरे! ये तो सब माइंड गेम है। माइंड गेम क्यों है? चेस माइंड गेम है, आपको जो है सोचने की पावर देता है। अ, ये बैडमिंटन बैडमिंटन कंसंट्रेशन गेम है, राइट? वो कंसंट्रेट कराता है। और जो ये है ताइक्वांडो कराटे, वो ऐसा गेम है कि जो आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मुझे बाद में समझ में आया कि अरे ये तो मेरा मतलब इंक्लिनेशन ऐसे गेम्स में क्यों रहा, क्योंकि ये गेम्स ने मुझे आगे और सोचने की, समझने की, अपने को तैयार करने की क्षमता रखी है, जिसकी वजह से आज मैं हूँ। और ये चीज़ ये चलती आती है। तो ये मेरा बचपन रहा, सिंपल, बहुत ही सिंपल, अच्छे घर में रह करके, बहुत बड़े घर में नहीं थे। आई कैन नॉट से कि इट वाज़ अ सिल्वर स्पून, बट एक नाइस एक फैमिली होती है, हम्बल फैमिली होती है, वहाँ से मैं आया। तो सर, जब आप घर में इकलौते बेटे, आपने कहा कि इकलौती संतान आप रहे, तो सब कुछ आपका था। अच्छा भी आपका, बुरा भी आपका, सब कुछ आपका। तो कभी छोटे भाई-बहन की कमी नहीं खली? देखिए वो तो भगवान की देन है, माता-पिता की देन है। नहीं, मतलब एक होता है ना कि जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, तो वो दोनों आपस में इतनी मतलब लड़ाई, प्यार, मोहब्बत सब कुछ चलता है। तो एक जो टीस होती है कि नहीं, सिबलिंग होना ज़रूरी है। तो क्योंकि तब आप और अच्छा खेल पाते, तब और अच्छी शरारत आपकी रहती। शरारत नहीं करते थे आप बचपन में? कुछ भी नहीं किया मैं शरारत? शरारत कुछ भी? शरारत भी करता था, मैं शरारत भी करता था। मैंने तो शरारत की तो मैंने अपने एक टीचर के पीछे जो है कागज़ की बना के पूँछ लगा दी थी। तो वो भी बहुत मार खाई थी। शरारती भी था मैं, ऐसा नहीं है, मस्ती भी करता था।
तो ये सब चीज़ें थी, बट लेकिन हमारा जो माहौल था वो कॉलोनी का माहौल था। जैसे भी आपके यहाँ बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे हैं, तो हमें कभी लगता ही नहीं था। किसी के घर में खाना खा लिया, किसी के घर में त्योहार हो गया, सब लोग आ गए, तो एक ऐसा माहौल बनता था कि हम सब लोग, और उस टाइम क्या होता था कि हाँ, वो घर वाले भी उठा देते, अरे वो 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ते हो? हम भी लगता था नहीं, हमें भी पढ़ना चाहिए क्योंकि वो कर रहा है। तो एक एक बड़ा पॉजिटिव कॉम्पिटिशन रहता था। फिर उस टाइम किताबें आती थी, चंदा मामा, चंपक, ऐसा किताबें आती थी हमारे टाइम पे। तो वो सब किताबें हम लोग एक दूसरे से शेयर करके पढ़ते थे। चलो, एक घर में एक बच्चे ने चंदा मामा खरीदी, तो एक ने चंपक खरीद ली, तो ऐसे करके नई वाली किसके पास आई तो चलो वो खरीद ली। तो वो पूरे एक हफ्ते जो है उसमें घूमती रहती और हम लोग पढ़ लेते थे। तो वो एक कहते हैं शेयरिंग एंड लर्निंग वाली बात वहाँ भी होती थी। और दूसरी बात ये थी कि हम लोग के जो परिवार थे ना, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले जुले रहते थे। कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई मनमुटाव नहीं, कहीं घर पे आके किसी की बुराई नहीं, ये खराब है वो खराब, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन होता ही नहीं था। सब एक जैसे फैमिली के थे। तो हम लोग हंसी खुशी वाला एक माहौल है ना, वो माहौल से निकल करके आए और उसी से आगे बढ़ते गए। जी, सर आपने जैसे कहा कि एक हँसी-खुशी का माहौल था और वो माहौल अलग था। आज की जो परिस्थिति है वो अलग है। आज भी हम उस माहौल को मिस करते हैं क्योंकि वो बात नहीं है आज के समय में। तो सर वो बात अगर हम लाने की कोशिश करें तो हम क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले देखो, पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो जो दादा दादी थे, नाना नानी थे, जहाँ पे भी थे, चाचा चाची एंड ऑल, तो कोई ना कोई, अभी आज तो हम वेब कैम, ये कैमरास लगाते हैं पता करने के लिए, वहाँ तो मोहल्ले की आखिरी कैमरा होती थी कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, और वो तो मालूम चल जाता था कि हाँ बच्चे ने क्या किया, कहाँ गया, क्या नहीं किया। आजकल तो आप कैमरे से जज करते हो। सेकंड थिंग इज न्यूक्लियर फैमिली आ गई है। एक बच्चा या बिल्कुल, दो बच्चा है। पहले के ठीक है, लोग तो चलते-फिरते अखबार हुआ करते थे। चलते थे अखबार हुआ करते थे, समझ गए। अगर इस घर से जो नहीं दिया तो उस दूसरे के घर गए, अंकल मुझे टॉफी दो, तो वहां से टॉफी मिल जाती थी। अभी तो अंकल पहचानता नहीं कि आपके घर का बच्चा है कि नहीं बच्चा है, ये चीज हो गई है। अनदर थिंग आपको मैं बताऊं कि पहले, हाँ बिल्कुल सही रेखा, मैं उस पर आने वाला था। ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, और एक होड़ लगी हुई है कुछ पाने की माँ बाप में, होड़ लगी है कुछ पाने की माँ बाप में, उसमें बच्चों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आज भी मैं बात कर रहा था ऑफ द लाइन, जो मेरी निर्मा यूनिवर्सिटी में बात हो रही थी, मैंने उनको यही बोला कि आपकी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट, कोई ऑडी से आता है, कोई बीएमडब्ल्यू से आता है, कोई गाड़ी से, कोई थार से आता है। तो जो माँ बाप है ना, वो अपनी व्यस्तता को छिपाने के लिए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसको, बच्चे को धकेल देते हैं। तो बच्चा उस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चला जाता है। फिर जब वो वापस घर आता है, तो खाने के टाइम पे भी मोबाइल हाथ में होता है। खाने का एक क्वालिटी टाइम 15 मिनट 20 मिनट भी विदाउट मोबाइल नहीं जीते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं बीमा मैडम, अगर किसी घर में 3 कमरे हैं, तो उस 3 कमरे में 3 घर बन गए हैं, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग टीवी है, बाथरूम है, और वो उसका अलग वाईफाई के साथ वो उसमें अपना अलग रहता है। क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो मिसयूज है, वही हम दोनों को इंटरकनेक्ट की जगह ये हमें अलग रखता जा रहा है। इसीलिए बच्चे जो हैं चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं होता है, या माँ बाप के पास, उनको लगता है कि मैं इंस्टा में कितनी अच्छी फोटो डाल दूँ, फेसबुक में कितनी अच्छी फोटो, सॉरी टू से दिस वर्ड, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, बट ये जो है बहुत देखा है। लेकिन अगर वही बच्चे के साथ आप रहें, उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनकी पढ़ाई को देखें क्या हो रहा है, या उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो करें। पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, नंबर ही सब कुछ नहीं है। कोई अच्छा बच्चा बहुत अच्छा शेफ है, तो उसको खाने के बनाने के इंकरेज करें। कोई म्यूजिक में तो उसको उस पर इंकरेज करें, कोई स्पोर्ट्स में तो कोई उस पर इंकरेज करे। वो इंकरेजमेंट लेके जाए, अपने बच्चे को दूसरे कंपेयर ना करें। और ये जो है डिजिटल वर्ल्ड, इसको यूटिलाइज करना सिखाएं, और सिखाने के लिए पहले खुद सीखें। और सीखने के लिए क्या है कि क्या चीज़ नहीं चाहिए वो हमें सीखना ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ हर चीज़ आ जाए। जैसे आपने बोला, अब खोलो तो 50 मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, वैसे ही आपको हर चीज़ आ जाएगी। ज्ञान तो, ज्ञान और सजेशन तो दुनिया में अथाह है, राइट। आप कोई सजेशन मांगो तो हर आदमी सजेशन भी तैयार हो जाता है, बट एक्चुअल का यूटिलाइजेशन कहाँ कैसे करना चाहिए, ये आपकी विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा सर। सर आपका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो ये यात्रा कैसी रही आपकी? बस मैं क्या बोलूं, बस ये यात्रा चलती रही। मैंने जैसे
पीयूष गोयल सर जैसे हमारे जिसको बहुत मानने वाले लोग हैं, आप जैसे हमारे हो गए, ऐसे लोगों ने ही मुझे रिकमेंड किया और उन्होंने मुझे जो है ये ख्याति दी। तो मेरा तो यही सिंपल था। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी जगह जाता हूँ, पीयूष गोयल सर को मालूम है, या कहीं के टॉक देने जाता हूँ, तो मैं किसी से एक पैसा भी नहीं चार्ज करता। लोग बोलते हैं ऑनरेरियम ले लो, तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं अपनी जो लर्निंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैं बेचने नहीं आया हूँ, मैं उसको शेयर करने आया हूँ। और ये चीज़ आप इसका मोल नहीं ले सकते, इसका मूल्य नहीं है। मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस का मूल्य नहीं है। मेरे 40 साल का जो तथ्य निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ, वही मेरी लाइफ का वो है महत्व है। तो दैट इज़ द थिंग व्हिच बहुत आई सुंदर फील। विचार सर, बहुत सुंदर। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आपकी तरह सोचने वाले। और रोशनदीप श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप पुष्कर से हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारे किरदार का हिस्सा आप रह चुकी हैं। और सुरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं कि शानदार साक्षात्कार। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप तमाम दर्शकों का अभिवादन भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप अपना हमेशा कीमती वक़्त हमें देते हैं। और सर, चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? मेरे लिए भी। तो सबसे पहले नहीं, नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीछे मेरे भारत देश का झंडा लगा है। राइट, वो क्यों लगा है? इसलिए लगा है कि जब मैं कभी इंटरनेशनल टॉक करता हूँ, बात करता हूँ, बोलता हूँ, तो उनको ये लगना चाहिए कि एक हिंदुस्तान का इंसान उनको बता रहा है लाइफ की रिक्वायरमेंट, उनको बता रहा है कि टेक्नोलॉजी क्या है, उनको बता रहा है कि क्या है। इसलिए मैं अपने भारत देश के झंडे का, भारत का बहुत आभारी हूँ कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ और मैं आज उसके ज़रिए कितनी भी टॉक्स बाहर देता हूँ। दिस इज़ द पॉइंट। सेकेंड थिंग, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स एंड आभार, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत मोटिवेशन है और ये भरा हुआ है। क्योंकि देखिए, हर इंसान को इंस्पिरेशन चाहिए, हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए, और जो छोटी छोटी मोटिवेशन होते हैं ना, वही इंसान को आगे करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो आज आपने यहाँ पे लिखा, बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। रहा मैं युवाओं के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, युवाओं के लिए बोलना चाहता हूँ, आज के टाइम में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, बट आपको ये अपना एक गोल फाइनल करना है। जैसे अर्जुन आई की बात करते हैं ना, अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी तभी वो जो है धनुर्धर बना। वैसे आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, आपको दूसरों की बातों पे नहीं जाना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। जो आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है उसको अपने को इम्बाइब करना है, और ये देखना है कि आप टेक्नोलॉजी को और इमोशनल इंटेलिजेंस, जो एम्पैथी है, उसको साथ में मिल करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। और सीखने का कोई दिन और टाइम नहीं होता, सीख तो एवरी टाइम होती है। एक हम छोटे से कारीगर से भी सीखते हैं और एक बड़े इंसान से भी सीखते हैं। तो जितना आप सीखोगे वो आपको लाइफ लेसन्स हैं, और लाइफ लेसन्स जो हैं वो हमेशा आगे बढ़ाएंगे। तो सीखते रहो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो, और कभी भी नेगेटिव वर्ड्स में मत बोलो, ये नहीं हुआ तो क्या करें। हमेशा रिस्पॉन्ड जो है करो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप सोच के करते हो, जब आप रिएक्ट करते हो तो क्रोध में करते हो। तो हमेशा रिएक्ट मत करो, रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, सोचो क्या बात है। रिस्पॉन्ड करोगे तो आप हमेशा 3 अच्छे जो है उसके आंसर मिल जाएंगे, एंड गिव द बेस्ट आंसर। तो वर्ल्ड में हमें आगे बढ़ना है, युवाओं के लिए, कि भारत देश आपके लिए वेट कर रहा है, स्वर्णिम भारत के लिए आप ही निकाल सकते हैं। और विभा मैडम, आपका जो ये किरदार जिंदगी है, आप जो जिंदगी को छूते हो दिल से, दिमाग से, राइट, ये चीज़ आपकी चलती रहे। बहुत से ऐसे सुंदर लोग आएंगे, व्यक्तित्व वाले लोग आएंगे, जो अपनी जिंदगी के फलसफे को आपके पास आकर के बात करेंगे, बताएंगे। क्योंकि हम सब ने, आपने भी, और जितने सुनने वाले हैं, जो भी हम सब ने अचीव किया है, ये सब नॉर्मल वे में नहीं अचीव किया, बहुत स्ट्रगल करके अचीव किया है। लेकिन एक दृढ़ निश्चय था कि कुछ करेंगे और कुछ करके दिखाना है। तो अभी तो जो है नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए आसमां बाकी है हम सब के लिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है! बहुत सुंदर संदेश। और बिल्कुल पूरा आसमान हमारा है और हम ज़रूर नापेंगे एक ना एक दिन। और किरदार ज़िंदगी में हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी प्यारी-प्यारी बातें करने के लिए, इतना कुछ सिखाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के उन अनुभवों से को जो हमसे आपने साझा किया है आज, हम बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बहुत धन्यवाद पूरी टीम की ओर से, हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की ओर से, तमाम दर्शकों की ओर से भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बार फिर नए किरदार
किरदार के साथ मुलाकात होगी। और आज बुधवार है, शुक्रवार को हम बाकी के 6 राशियों के बारे में राशिफल बताएंगे 2026 उनके साथ, उनके सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और परिचर्चा ठीक शाम 7 बजे रविवार को फिर किसी नए विषय पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। और इसी तरह आप दूसरों को रास्ता दिखाते रहिए, दूसरों की जिंदगी को बदलते रहिए, छूते रहिए, कोशिश करिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी करिए कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर हम करेंगे। और कुछ करना है अच्छा, शायद इसीलिए इस फील्ड में हम हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हम हैं और इतने सारे लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगली बार फिर नए किरदार के साथ तमाम दर्शकों का भी अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।